नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बाजार का पूरा ब्यौरा और इस आधार पर करवाते हैं आपकी विशेष तैयारी। और इस शो में हम आपको अलग तरीके से बाजार और सेक्टर पर रणनीति तो बताती हैं, एडवांस में तैयारी कराते हैं आपकी। और इसके साथ ही बाजार बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां पर आपके सवालों को भी शामिल किया जाता है। तो आप अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं उसके लिए किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आप कमेंट करना है अपना सवाल, और जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब कल दिया जाएगा। और जो सवाल आपने कल पूछा था यानी सोमवार को पूछा था, उसका जवाब आज यानी मंगलवार को आपको हमारे एक्सपर्ट के जरिए मिलेगा। अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले बताइए, किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है, किस भाव पे लिया है और कितनी क्वांटिटी में आपने ये शेयर लिया है, ये जरूर बताइए। और उस आधार पर हम आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे और एक्सपर्ट ओपिनियन आपको जानने को मिलेगा। चलिए मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शर्मिला जोशी .com से शर्मिला जोशी जी जुड़ चुकी हैं। शर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट अजीत नायक साहब भी जुड़ चुके हैं। अजीत, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो मैं अजीत और शर्मिला जी आपके पास बारी बारी से आऊं, उससे पहले जरा बाजार का ब्यौरा दे देता हूं। तो 73 अंकों की गिरावट, 24,650 के पास बंद हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 260 अंक गिरकर 55,350 के पास बंद हुआ बैंक निफ्टी। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप यानी ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप में लगभग ½ % तक की गिरावट हमें देखने को मिली, और वहीं स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहां पर भी जो था वो लाल निशान हावी होता हुआ नजर आया। एक फ्लैट रुझान हमें देखने को मिला। आज अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने लाएं तो आप देखेंगे 1105 शेयर आज ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए, और 1674 शेयर ऐसे थे जिन पर दबाव देखा गया, यानी कि डिक्लाइंस का पलड़ा आज भारी रहा। चलिए, खबरों के जरिए हमने बता ही दिया कहां कहां एक्शन था, कहां दबाव था। और अजीत, कल के बाजार में क्या देखते हैं आप? क्योंकि एक जो सबसे बड़ी बात है, 24,600 का जो अहम लेवल जहां से निफ्टी बार बार रिवर्सल के साइन दे रहा है, वो अभी भी इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी हालांकि उस पर प्रेशर ज्यादा हाँ, सही बताया आपने। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी हालांकि वीक है। और कल का अगर हम FIS का जो सेगमेंट को भी देखें तो वो नेट बैंक निफ्टी पे शॉर्ट भी उन्होंने नया पोजीशन फ्रेश शॉर्ट क्रिएट किया है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो FIS का लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो वो बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड हुआ है, और मार्केट अभी भी 24,600 का लेवल है वो सस्टेन कर रहा है। अगर आप टेक्निकली इंटरनल देखें स्टॉक और जो इंटरनल चार्ट पैटर्न बन रहा है वो लगभग वीक ही बताई दे रहा है। तो ऐसे स्थिति में हमें 24,780 का जो लेवल है उसके लिए वेट करना बहुत जरूरी है। डबल कंफर्मेशन, जितना मल्टीपल कंफर्मेशन करे उतना बेटर होता है। तो 24,780 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि एक बाउंस मार्केट में देखने को मिलेगा। वापस ऊपरी स्तर पे 25,100 200 पे ऑप्शन राइटिंग भी देखने को मिल रहा है। वहाँ पे वापस एक छोटा मार्केट में करेक्शन वहां से आ सकता है, मगर ओवरऑल ट्रेंड जो है वो थोड़ा लगभग वीक बनते हुए दिखाई दे रहा है। जो 2-3 हफ्ते पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट वापस जो अपना ट्रेंड है नैरो रेंज के बाद रेज्यूम करेगा, मगर वहां पे मेरा थोड़ा भरोसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहा है, और बैंक निफ्टी जो है उसको और अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। शर्मिला जी, हमें ये बताइए कि FMCG में एक बार फिर हम देख रहे हैं कि गिरावट का सिलसिला नज़र आ रहा है। बीच में हमने देखा था कि जिस तरह से टैरिफ्स वाली तमाम खबरों और ग्लोबल खबरों से पूरी तरह से ये पूरा जो सेक्टर था वो कहीं ना कहीं उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब यहाँ से आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक कंसर्न है, या आपको लगता है कि ये एक एक्सपेक्टेड गिरावट थी और आगे मौके बनेंगे? मेरे हिसाब से आगे मौके बन सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो गिरावट की वजह है कि वो यही है कि थोड़े नंबर्स में हमें ये दिखाई दिया कि जो एक वॉल्यूम रिकवरी होनी चाहिए थी वो अब तक नजर नहीं आ रही है नंबर्स में। बट ओवरऑल अगर आप मॉनसून का पिक्चर देखेंगे जो इज एक्सपेक्टेड टू बी अलोंग नॉर्मल लाइंस, और अगर आप देखेंगे तो जो एक रूरल रिकवरी एक्सपेक्टेड थी FMCG स्टॉक्स में, वो
नजर आ सकती है गिवन आप नॉर्मल मॉनसून्स देखें। और कुछ आई थिंक एफएमसीजी शेयर्स के नतीजे भी काफी ठीक ठाक आए हैं। आई थिंक एचयूएल फॉर इंस्टेंस उनके नतीजे काफी ठीक रहे। तो यही है कि एक डिफेंसिव सेक्टर है, और जैसे कि आपने कहा कि विच वाज द बिग रीजन कि वो पहले रैली किया रिजल्ट्स के पहले, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ एडजस्टिंग नाउ बेस्ड ऑन नंबर्स। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर हम रिकवरी देख सकते हैं गिवन द फैक्ट दैट एक आरबीआई ने ऑलरेडी एक बड़ा इंटरेस्ट रेट कट फ्रंट लोड कर दिया था, मॉनसून्स नॉर्मल हो रहे हैं, तो उसका जो पॉजिटिव फेस्टिवल सीजन अब चालू होगा, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें आगे के क्वार्टर्स के नतीजों में दिखेगा। एंड आई थिंक दैट ओवरऑल द वे थिंग्स आर, शायद हमें फिर से फोकस जो डिफेंसिव सेक्टर्स है उन्हीं पर लाना होगा। और I think FMCG is one sector that should, anything consumption related should do, domestic consumption related should do well going forward. तो अभी भी बुलिश नज़रिया खासतौर पे कंजम्पशन स्पेस को लेते हुए। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं, और यूट्यूब पे जो कल आपने सवाल पूछे थे उनका जवाब दिया जाएगा। लक्ष्मी नारायण जी ने गुजरात से सवाल पूछा है, और इन्होंने बिरला सॉफ्ट में खरीदारी की है। 722 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है। 6 महीने का नजरिया चाहते हैं। अजीत, बिरला सॉफ्ट का अगर आप ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखें तो थोड़ा सा वीक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि लास्ट वीक में एक अच्छा बुलिश पैटर्न बना था, पर वो बुलिश पैटर्न अगर अभी नेगेट होगा 385 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, अगर उसके नीचे जाता है तो ये स्टॉक में से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट है उसको ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे में उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 340 के आसपास आता है। तो जो गैप है 385 से 340 का वो बड़ा है। इसके लिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग के लिए भी फेवरेबल नहीं है अगर ये 380 या 385 के नीचे जाता है। तो ये है राय आपको फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्न बना हुआ। फैजान कुरैशी औरंगाबाद महाराष्ट्र से इनका सवाल आया हमारे पास, और इन्फोसिस पे राय जानना चाहते हैं। 45 शेयर हैं 1475 के रेट पे। शर्मिला जी, 1475 इन्फोसिस लॉन्ग टर्म का नजरिया। और एक और दर्शक हैं संदीप पटेल मध्य प्रदेश से, बाटा इंडिया पे राय जानना चाहते हैं वो। इनका भी 1 साल का यानी लॉन्ग टर्म का नजरिया है, और इनकी बाइंग 1240 की है। तो बाटा इंडिया 1240 और इन्फोसिस 1475, दोनों पर राय दीजिए। So it's a little difficult, very honestly, क्योंकि इन्फोसिस, मैं इन्फोसिस की बात कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 साल रहे हैं, these stocks have not given the best return, जो IT मेजर्स कहलाते हैं। और उसके साथ साथ आई थिंक पिछले 5-6 महीनों में जिस तरह का एनवायरनमेंट रहा है, ever since this tariff talk has started, कि किस तरह से चीजें इनके लिए पैन आउट होगी आगे चलकर, ये कहना बड़ा मुश्किल है। उसके साथ साथ हाल ही में जिस तरह से सुनाई दे रहा है कि AI से काफी जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं, और लॉट ऑफ TCS ने जैसे दे डिक्लेयर्ड कि वो जिस तरह से हायरिंग उनका इम्पैक्ट हो रहा है, एंड द वे दे आर लेटिंग स्टाफ गो एक्सेट्रा। सो दिस डज सीम टू बी इफेक्ट ऑफ AI समवेयर कमिंग इन, और जो एक ऑर्डर्स का स्लो डाउन है उसका भी एक असर मिला जुला। तो आई थिंक अगला 1 साल मेरे हिसाब से बहुत आप इसमें बहुत अच्छी रिकवरी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। यस, आई थिंक जो मौजूदा लेवल्स है वहां से आपको एक ऊपर का प्राइस जरूर दिख सकता है इन्फोसिस में, बट हैविंग सेड दैट एक आपको थोड़ा म्यूटेड आउटलुक रखना चाहिए पूरे सेक्टर के लिए, और खास करके इन्फोसिस के लिए। कमिंग टू बाटा, स्ट्रेंजली आई एम मोर पॉजिटिव ऑन बाटा एट दिस लेवल देन इन्फोसिस, सिंपली बिकॉज ये जो सेक्टर है उसमें काफी हमने वी सीन पिछले इट्स नॉट द बेस्ट नंबर्स ओवर द लास्ट ईयर, लेकिन अब धीरे धीरे ये पूरे सेक्टर में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और सो आई डू थिंक दैट कंजम्पशन, हमने थोड़ी देर पहले बात की भी, तो आई थिंक 1 साल का अगर आपका नजरिया है तो दोनों होल्ड करने हैं, बट आई एम मोर पॉजिटिव ऑन बाटा देन आई एम ऑन इन्फोसिस। दोनों स्टॉक पे। फरीद का सवाल लेते हैं, उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। अजीत, इन्होंने गेल में खरीदारी करके रखी है, और इनकी बाइंग प्राइस 188 है। 188 के बाइंग प्राइस पे इन्होंने खरीदारी की है। फिलहाल 171 पे ये स्टॉक चल रहा है। पूछ रहे हैं आगे क्या करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं तो ट्रेंड इसका वीक है, और नीचे में
गेल इंडिया लगभग 155 152 तक भी आ सकता है। अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो ये होल्ड कर सकते हैं। जब तक 140 नहीं ब्रेक करता तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका इंटैक्ट रहेगा, मगर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेंड वीक है। एक अच्छा करेक्शन यहाँ से भी आना संभावना है। तो एक और सवाल ले लेते हैं ऋतु का। और अजीत, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि ये अगस्त लास्ट तक का ही नजरिया चाह रही हैं टीसीएस में। और इन्होंने जो है वो 3033 के भाव पे खरीदा हुआ है टीसीएस का शेयर, और अगस्त लास्ट तक का नजरिया चाहती हैं। अगर टीसीएस को हम थोड़ा मंथली चार्ट पे देखें तो एक मंथली अच्छा डिमांड जोन पे आया है। 2950 2900 का एक अच्छा डिमांड जोन है, लगभग अभी उसके पास ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टीसीएस जैसा स्टॉक जब भी मंथली डिमांड के पास आता है तो वहां से एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिलता है। मगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न वीक है। एक टेम्पररी बाउंस आ सकता है। अगर ये बाउंस लंबे देर तक चला तो ये 3400 से लेके 3500 का तक भी जा सकता है। तो एक अच्छा रिटर्न यहाँ से बनता हुआ टीसीएस में दिखाई दे सकता है। ये एक रिवर्सल कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी है जो सपोर्ट से बाउंस देखने वाला, तो विद द ट्रेंड वाला नहीं है। तो थोड़ा 2950 का जो सपोर्ट जोन है उसको ध्यान रखे, उसके नीचे अगर जाता है तो इसमें निकल सकता है। अदरवाइज ये बाउंस के लिए बहुत अच्छा समय है टीसीएस के लिए। तो लेवल्स का ध्यान रखिए निचले स्तरों पर 2900 के आसपास। वहां से नीचे जाता है तो निकलने की सलाह, नहीं तो बने रहिए। सुरेंद्र जी का सवाल लेते हैं अहमदाबाद गुजरात से। इन्होंने सवाल पूछा है और शर्मिला जी टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहते हैं ये, और 810 के रेट से इन्होंने खरीदारी की है, 1 साल और समय देना चाहते हैं। हिसाब से बने रह सकते हैं। जो फिलहाल का प्राइस है उससे हमें ऊपर का प्राइस देखने को मिल सकता है इसमें। मुझे लगता है कि ये जो टैरिफ के कंसर्न्स है वो थोड़े सेटल होने चाहिए, और वो 1 साल का आई थिंक वी बीन गिवन अ डेडलाइन ऑफ August 7, लेकिन उसको भी अगर हम एक्सटेंड करें तो मेरे हिसाब से 1 साल का समय ठीक ठाक रहता है। पैसेंजर व्हीकल्स फ्रॉम द डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव थोड़ा हिट हुआ है, लेकिन टाटा मोटर्स हैज अ फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, इट्स नॉट जस्ट पैसेंजर व्हीकल्स। फिर उनके पास जेएलआर का भी बिट है। तो मेरे हिसाब से द करंट प्राइस इज इन फैक्ट अ गुड प्राइस टू लुक एट बाइंग टाटा मोटर्स। तो आई वुड गिव इट अ स्लाइटली लॉन्गर पीरियड, मे बी 18 मंथ्स अगर वो स्ट्रेच कर सके तो, लेकिन मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए। है। तो बने रहने की सलाह आपको 1 साल के नजरिए से यहां मिलती हुई। एशियन पेंट्स पर हमारे एक दर्शक हैं अजीत, राय जानना चाहते हैं, और इनका जो सवाल है वो पंजाब से आया, रवनीत नाम है इनका। और ये साफ तौर पे कह रही हैं कि इन्हें केवल 5 से 15 दिन का नजरिया चाहिए, मतलब मैक्सिमम 15 दिन का नजरिया, बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया चाह रही हैं। 2450 पर 2450 पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। शॉर्ट टर्म मूव जो है, एक एशियन पेंट ने 2500 जो 30 का हाई मार के एक 50% का करेक्शन दिया है, वहां से एक वापस ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब पुल बैक का मूव इसको हम कहते हैं। तो जब तक ये 2370 नहीं ब्रेक करता इसमें बने रह सकते हैं। मुझे लगता है कि 5 से 6 दिन में वापस एक 2600 2650 का जो रेजिस्टेंस है वहां तक एक बार टेस्ट कर सकता है। मगर जो 2650 के ऊपर जाना इसको मुश्किल है, गैप से टूटा हुआ है। और लगभग काफी टाइम से अगर देखें नवंबर 2024 से वो लेवल अभी तक क्रॉस करने की कोशिश में है, मगर मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो वो एक डेफिनेटली एक सप्लाई जैसा जोन दिखाई दे रहा है। तो शॉर्टर टर्म 4 से 5 दिन के लिए एक मूव मिल सकता है, छोटे मूव में निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। हिंदुस्तान यूनिलीवर, हमारे अगले दर्शक का सवाल, और इनका नाम है सचिन कुमार। हिंदुस्तान यूनिलीवर में शर्मिला जी इन्होंने जो है वो 100 शेयर लिए हुए हैं, और 2410 की इनकी बाइंग है। ये थोड़ा रेट ठीक करना होगा। 2410 की इनकी बाइंग है, और पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। से बिल्कुल बने रहना चाहिए। थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे एफएमसीजी की, और मेरे हिसाब से जिस तरह से एचयूएल के नतीजे आए हैं, जिस तरह के उनके वैल्यूएशंस है, आई थिंक दैट गिवन जो उनका अगर आप सेगमेंट वाइज ब्रेकअप के इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आई थिंक दे आर ऑन अ गुड ट्रैक। और आई वुड से कि आपको एक 18 महीने का नजरिया
ध्यान में रखना चाहिए। और यही है इन स्टॉक्स के साथ, दैट व्हेन दे गो अप दे सॉर्ट ऑफ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड विद HUL कि जब आपको बढ़त मिलती है तो आपको यू गेट लाइक अ 1,000 रुपी अपसाइड इन अ मैटर ऑफ मंथ्स। और अगर आपको वो नहीं दिखे तो दे सॉर्ट ऑफ स्टे फ्लैटिश। तो वो कब ब्रेकआउट आएगा ये स्टॉक में, गिवन द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वी आर सीइंग एक्सेट्रा, इट रिमेन्स टू बी सीन, बट आई एम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक और मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। चलिए, तो बने रहने की सलाह आपको यहाँ पर लंबी अवधि के लिए मिलती हुई। चलिए, इसी के साथ यहाँ अब हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल YouTube पर पूछते रहिए। कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे, बढ़ेंगे आगे और लेकर आएंगे VIP शेयर्स। अजीत, बताइए आज आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? मैंने आज चंबल फर्टिलाइजर ये स्टॉक रिकमेंड किया है। अगर आप देखेंगे उसका नतीजा भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है वो जो टेक्निकल पैटर्न है, एक 15 से 20 दिन कंसोलिडेट करना, फिर नीचे ब्रेकडाउन दे के ट्रैप करके वापस एक वो ब्रेकडाउन जोन, ट्रेडिंग जोन में आना, तो एक अच्छा संकेत है कि लिक्विडिटी ग्रैब किया है स्टॉक में। तो मुझे ये स्टॉक टेक्निकली काफी साउंड लग रहा है। तो करंट जो रेट है वहां पे बाई कर सकते हैं। 535 का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है तो थोड़ा स्पेस देना बहुत जरूरी है मार्केट को। टाइट स्टॉप लॉसेस लगाना अभी वैलिड स्ट्रेटेजी नहीं है। और टारगेट जो है 620 से लेके 640 तक हम देखते हैं। ठीक है। शर्मिला जी, आप बताइए आपको कौन सा स्टॉक पसंद है आज? आई एम रिकमेंडिंग BHEL। मेरे हिसाब से जिस तरह से पावर के लिए हम आगे चलकर भी डिमांड देख सकते हैं, और जिस तरह से BHEL पोजीशनड है, जिस तरह के उनके ऑर्डर विंस रहे हैं, इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन थिंक ऑफ बाइंग BHEL विद अ टारगेट ऑफ 280 विद अ होराइजन ऑफ अबाउट 18 मंथ्स। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शर्मिला जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, आप दोनों का। बाजार पर तो आपने राय दी, सेक्टर स्टॉक्स पर भी राय दी, उसके साथ ही हमारे दर्शकों के सवालों का भी धैर्यपूर्वक जवाब दिया। चलिए, इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप अपने सवाल YouTube पर पूछते रहिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।